नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संसद की विधायी प्रक्रिया। आप जानते हो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ साथ हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था होती है वो संसद होती है। संसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण हमारे यहाँ शासन के शक्ति के केंद्र में संसद होती है, जो कि शासन से संबंधित नीति निर्माण और शासन प्रशासन की प्रमुख धुरी के रूप में कार्य करती है। और संसद से ही सरकार का निर्माण होता है, संसद ही व्यवस्थापिका का भाग होता है। तो संसद के पास इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के कारण संसद को अनेक शक्तियां प्रदान की जाती हैं और संसद को अनेक विशेषाधिकार भी संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ताकि संसद की जो बहुक्रियात्मकता है उसका निर्वहन आसानी से कर सके। इसलिए संसद के पास बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें एक कार्य है विधि निर्माण का कार्य, यानी विधायी प्रक्रिया से संबंधित, जिसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। विधि निर्माण के अलावा भी संसद के पास बहुत सारे कार्य होते हैं। देखो संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला जो प्रमुख कार्य होता है संसद का वो तो विधि निर्माण का होता ही है। विधि निर्माण या इसको हम विधायी कार्य भी बोल सकते हैं, विधायी कार्य। दूसरा वित्तीय कार्य संसद के पास होते हैं, वित्तीय कार्य किए जाते हैं। तीसरे निर्वाचन संबंधी कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं और न्यायिक कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं। संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन भी किया जाता है और संसद के द्वारा अन्य राजनीतिक कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि संसद ही जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। इसलिए सारे राजनीतिक कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं। मोटे मोटे जो कार्य हैं संसद के वो ये सभी कार्य हैं और इन्हीं कार्यों में से आज हम चर्चा करेंगे विधि निर्माण या विधायी प्रक्रिया से संबंधित कार्यों की। तो आइए देखते हैं संसद के द्वारा विधि का निर्माण कैसे किया जाता है। विधायी प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया या विधि निर्माण। विधि निर्माण को समझने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको समझेंगे और उसके माध्यम से फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। विधि निर्माण की एक साधारण प्रक्रिया जो मैं आपको एक साधारण भाषा में बता दूं, फिर हम उनके एक एक चीज पर, एक एक टेक्निकल चीजों पर बात करेंगे। तो विधि निर्माण में सबसे पहले क्या होता है, देखो विधि निर्माण में एक तो विधेयक होता है। विधि निर्माण का जो प्रस्ताव होता है उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। विधेयक क्या होता है, विधि निर्माण करने के लिए प्रस्ताव होता है। विधि निर्माण करने का प्रस्ताव होता है, उसको तो क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। जैसे हमें एजुकेशन पर कोई विधि का निर्माण करना है तो एक प्रस्ताव के रूप में आता है, तो वो प्रस्ताव फिर कहाँ जाता है, वो प्रस्ताव जाता है संसद में। प्रस्ताव कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा। और ये जो प्रस्ताव या विधेयक होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए ये किसी मंत्री के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा लाया जाता है। हम यहाँ पर एक आइडियल आपको आउटलाइन बता रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है। विधेयक लाएगा कौन, मंत्री लाएगा। कहाँ लाएगा, संसद में लाएगा। और आप जानते हो संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो संसद में इन दोनों सदनों में ये विधेयक जाएगा
कानून निर्माण करने का जो प्रस्ताव होता है उसको विधेयक बोलते हैं। विधेयक कौन लाता है? मंत्री लाता है। आगे बता भी देंगे और कौन कौन ला सकते हैं, अभी एक हम आउटलाइन देख रहे हैं। तो मंत्री विधेयक को लाता है कहाँ? संसद में। या तो इस सदन में लाएगा या फिर इस सदन में लाएगा। इसको हम आगे ये देखेंगे कि कौन से सदन में लाना पहले जरूरी है, कौन से सदन में नहीं लाया जा सकता, वो भी चीजें आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि विधेयक दोनों सदनों में जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद में विधेयक कहाँ जाएगा? फिर राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में क्या होता है? ये विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बोल सकते हैं, विधि बोल सकते हैं, अंग्रेजी में एक्ट बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है कानून निर्माण करने की। पहले मंत्री के द्वारा कानून निर्माण करने का प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? विधेयक कहते हैं। ये प्रस्ताव संसद में जाता है, दोनों सदनों में। पहले इसमें जाएगा तो बाद में इसमें चला जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में जा रहा है तो बाद में लोकसभा में चला जाएगा, लेकिन जाएगा दोनों में। और दोनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ये क्या बन जाएगा? जो प्रस्ताव था, जो विधेयक था, वो कानून बन जाता है। ये कानून निर्माण करने की एक आउटलाइन है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अब हम समझेंगे विधेयक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सदनों से ये गुजरते हैं। तो विधेयक की तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी कि विधेयक तो क्या होता है? विधि निर्माण करने का सरकार के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा या किसी सांसद के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं, बिल बोलते हैं। इसको विधेयक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिल भी बोल सकते हैं। यानी सरकार के द्वारा लाए जाने वाला ऐसा प्रस्ताव जिस पर किसी कानून का निर्माण होता है, वो विधेयक या बिल कहलाता है। समझ गए बात? विधेयक या बिल क्या होता है। फिर आती है बात की कि कानून क्या होता है या एक्ट क्या होता है। तो ये जो बिल या विधेयक होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, मंत्रिपरिषद से शुरू होता है और ये यहाँ तक चलता है, राष्ट्रपति तक चलता है। तो यहाँ तक तो ये क्या कहलाता है? जो कानून निर्माण करने का जो प्रस्ताव होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? विधेयक बोलते हैं या बिल बोलते हैं। और ज्यों ही राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, ये बिल या विधेयक क्या कहलाता है? ये कानून, या इसको अपन क्या बोल देते हैं? विधि बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं? एक्ट बोल देते हैं। तो यहां तक तो ये क्या कहलाएगा? जब तक राष्ट्रपति के पास पड़ा रहेगा तब तक तो ये प्रस्ताव होता है, ये विधेयक कहलाता है। और जो ही राष्ट्रपति के साइन होते हैं, ये विधेयक या बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो यहां तक ये जो विधेयक होता है, ये बिल या विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति के बाद में साइन होने के बाद में इसको कानून, विधि या एक्ट बोल देते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि विधेयक क्या होता है और एक्ट क्या होता है, कानून क्या होता है और बिल क्या होता है। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो विधेयक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन इन विधेयकों को संसद में लेके आता है, क्योंकि विधेयक को संसद से पारित करवाना पड़ता है। तो कौन इनको संसद में लाता है, कौन इनको शुरुआत इनकी कहाँ से होती है, कितने प्रकार के ये विधेयक होते हैं। तो पहले हम जानेंगे विधेयकों के प्रकार, यानी बिल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विधेयकों के प्रकार, विधेयकों के प्रकार। विधेयक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। ठीक है, तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? हमारे संविधान में 4 प्रकार के विधेयक दिए गए हैं। साधारण विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तीसरे प्रकार के हैं धन विधेयक, या इसको मनी बिल भी बोलते हैं।
धन विधेयक या मनी बिल। और चौथे प्रकार का जो विधेयक है वो वित्तीय विधेयक होता है। कौन सा विधेयक है? वित्तीय विधेयक। और इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये विधेयकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इनको 4 प्रकारों में क्यों बांटा गया है, बांटने के आधार क्या हैं। साधारण विधेयक के बारे में अनुच्छेद 107 में उसको प्रस्तुत करने की और पारित करने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। साधारण विधेयक के बारे में संविधान में कहाँ प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 107 में। ठीक है। संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। धन विधेयक या मनी बिल की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है कि धन विधेयक क्या होगा। और वित्तीय विधेयक के बारे में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 117 में। तो ये 4 प्रकार के विधेयक हैं। अब इन विधेयकों का वर्गीकरण क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया है? देखो भाई, विधेयकों को वर्गीकृत करने के 2 मुख्य आधार होते हैं। पहला है इनकी प्रक्रिया और दूसरा है विषय वस्तु। विधेयकों को हम 4 भागों में बांटेंगे तो बांटने का आधार क्या है? एक तो विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया, और दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है इनकी विषय वस्तु। विधेयक में क्या चीज है? विधेयक किन से संबंधित है, कौन से विषय विधेयक में रखे गए हैं। तो विधेयकों को वर्गीकृत करने के मुख्य 2 आधार हैं, प्रक्रिया और विषय वस्तु। प्रक्रिया का मतलब विधेयक को संसद में से कैसे पारित करवाएंगे, किस सदन में पहले जाएगा, किस सदन में बाद में जाएगा, कौन सा सदन 14 दिन तक रोक सकता है, कौन सा सदन 6 महीने तक उसको रोक सकता है, ऐसे कुछ प्रक्रिया दी हुई है। और किस बहुमत से उसको पारित करवाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया का मामला है। और विषय वस्तु का मतलब है इस विधेयकों में क्या चीज रखी गई है, धन से संबंधित मामला है या प्रशासन से संबंधित मामला है या धन और प्रशासनिक दोनों विषय वस्तु हैं, तो ये इसकी विषय वस्तु है। तो ये बांटने के 4 विधेयकों को 4 प्रकार में बांटने के 2 मुख्य आधार हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला अपन देखें संविधान संशोधन विधेयक, फिर इसको लास्ट में देखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक नाम से स्पष्ट है क्या चीज आएगी इसमें? संविधान को संशोधित करने की बात आएगी। संविधान में संशोधन करने से संबंधित चीजें इसमें आएंगी। संविधान में संशोधन का मतलब है संविधान के किसी आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में, किसी भाग में और किसी अनुसूची में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अगर विधेयक है उसको क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन विधेयक बोलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 में कहीं कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान के 22 भागों में कोई परिवर्तन से संबंधित बात है, संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, इनमें कोई परिवर्तन से संबंधित मामला है तो संविधान संशोधन विधेयक है। ये इसकी विषय वस्तु है। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई हमारे यहाँ पे 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। तो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी दोनों सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में कर दो, लोकसभा में कर दो। ये तो संविधान संशोधन विधेयक हो गया। दूसरा जो विधेयक है धन विधेयक है, नाम से स्पष्ट है कौन सा मामला इसमें होना चाहिए। भाई धन का मामला होना चाहिए, मनी का मामला होना चाहिए, पैसे से संबंधित कोई मामला होना चाहिए। तो पैसे से संबंधित जो विषय वस्तु किसी विधेयक में होती है तो उस विधेयक को क्या बोलते हैं? धन विधेयक बोलते हैं। और क्या क्या बातें होती हैं? सारी बातें अनुच्छेद 110 में दी गई हैं। इनको हम बाद में जब ये धन विधेयक पढ़ाएंगे तो सारी आपको इसकी परिभाषा बताई जाएगी। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी बात समझनी है साधारण भाषा में कि पैसे से संबंधित कोई मामला है, धन से संबंधित कोई मामला है
तो वो विधेयक धन विधेयक होगा। और इसकी प्रक्रिया, दो चीजों पर इनको वर्गीकृत किया गया, तो विषय वस्तु धन हो गया, प्रक्रिया क्या हो गई, इसको सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ कहां किया जा सकता है प्रस्तुत? लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सिर्फ कौन से सदन में? लोकसभा में। ध्यान रखना, धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्या हो गई? इसकी प्रक्रिया हो गई। विषय वस्तु क्या हो गया? पैसे या धन से संबंधित मामला। तीसरा विधेयक आता है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक या फाइनेंशियल बिल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 117 में प्रावधान दिए गए हैं। वहां पे दो प्रकार के वित्तीय विधेयक होते हैं, एक तो अनुच्छेद 117(1) में और दूसरा वित्तीय विधेयक है अनुच्छेद 117(3) में। वहां पे दो प्रकार की वित्तीय विधेयक हैं, 117 अनुच्छेद 1 में और 117 अनुच्छेद 3 में। तो वित्तीय विधेयक में विषय वस्तु क्या होती है? वित्तीय विधेयक की विषय वस्तु की बात करें तो वित्तीय विधेयक में धन से संबंधित मामला होता है और पैसे से, धन और प्रशासन से संबंधित मामला होता है। तो वित्तीय विधेयक में धन और प्रशासन दोनों से संबंधित मामला होता है। और जो वित्तीय विधेयक दूसरे प्रकार का है उसमें अन्य प्रशासनिक मामले होते हैं। तो ये तीन प्रकार के विधेयक हो गए। और वित्तीय विधेयक को पारित करवाने की प्रक्रिया क्या है भाई? ये जो प्रथम प्रकार का वित्तीय विधेयक है ये सिर्फ कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। ये सिर्फ कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। पहले इसको लोकसभा में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वित्तीय विधेयक जो दूसरे प्रकार का है 3 वाले अनुच्छेद में है, ये किसी भी सदन में जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के विधेयक हो गए जिनकी विषय वस्तु और प्रक्रिया पर हमने सामान्य चर्चा की है। अब चौथे प्रकार का जो विधेयक है वो साधारण विधेयक है। इन तीनों में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों के अलावा जो भी विषय बचे हुए हैं वो सारे साधारण विषय साधारण विधेयक के होते हैं। यानी इसमें सारे विषय किसके होते हैं? प्रशासन के होते हैं। पैसे से संबंधित मामला इसमें नहीं होता है। इन तीनों के अलावा जो विषय बच गए वो सारे किस में होते हैं? साधारण विधेयक में होते हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। चाहे लोकसभा में प्रस्तुत कर दो इसको, चाहे राज्यसभा में इसको प्रस्तुत कर दो। यही बात संविधान संशोधन पर लागू होती है, चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत कर दो चाहे लोकसभा में कर दो। धन विधेयक सिर्फ कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। वित्तीय विधेयक फर्स्ट कहां जाएगा? सिर्फ लोकसभा में जाएगा। और वित्तीय विधेयक सेकंड कहां जाएगा? कोई से भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये विधेयकों के प्रकार हो गए, 4 प्रकार के विधेयक हो गए। आधार क्या है विधेयकों को बांटने का? प्रक्रिया और विषय वस्तु। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से विधेयक होते हैं, क्योंकि हम जब विधि का निर्माण करने से संबंधित बातों को देखेंगे तो इनका बार बार जिक्र आएगा कि कौन सा विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, कौन से विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। इसलिए मैंने आपको ये विधेयकों के प्रकार बताए हैं। तो मैं समझता हूं इन विधेयकों में अब कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे संसद के विधि निर्माण की। तो संसद को कौन से विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार है? भाई हमारे देश में बहुत सारे विषय हैं, तो किन किन विषयों पर संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार है? तो देखिए, संसद को संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। संघ सूची के विषयों पर हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण दिया हुआ है। हमारे संविधान में शक्ति विभाजन दिया हुआ है, जिसमें संघ सरकार की शक्तियों को अलग किया हुआ है, राज्य सरकार की शक्तियों को अलग किया हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? शक्ति विभाजन बोलते हैं। और हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां दी गई हैं। जो पहली है संघ सूची,
दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों के माध्यम से हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है। किस में किया गया है भाई ये शक्तियों का विभाजन? राज्यों में और केंद्र में। इन सूचियों में बताया गया कि कौन से विषय पर कानून राज्य बनाएगी, कौन सी सूची के विषयों पर कानून संसद बनाएगी। तो संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार का मतलब संसद बनाएगी। यहां पर कानून कौन बनाएगी? संसद। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। राज्यों की सरकार बनाएंगी, यानी विधानसभाएं बनाएंगी। जो राज्यों में विधानसभाएं हैं या कहीं कहीं विधान परिषद भी है तो दोनों मिलकर बनाएंगी। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं। दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो ये 3 सूचियां बांटी गई हैं कि भाई इन विषयों पर कानून संसद बना लेगी, इस राज्य सूची में जो विषय दिए गए उन पर कानून विधानसभा बना लेगी राज्य की, और समवर्ती सूची में आप दोनों ही बना सकते हो। लड़ाई होने पर केंद्र ने जो कानून बनाया है वो प्रभावी होगा। अब बात यह है कि संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं, वे आपकी सामान्य जानकारी के लिए आप ध्यान में रख सकते हो। 97 विषय दिए गए हैं इसमें, यानी 97 विषय पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो संसद को कैसे पता चलता है कि कौन से विषय पर कानून हमें बनाना है? वो संघ सूची में लिखे गए हैं। उन विषयों पर कानून संसद ही बनाएगी। राज्यों को कैसे पता चलेगा? राज्यों को इस सूची को देखने से पता चलेगा कि भाई हाँ हमें इन विषयों पर कानून बनाने हैं। और समवर्ती में दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इन सूचियों में नहीं लिखे गए हैं। जो विषय किसी भी सूची में नहीं है उन विषयों को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय बोलते हैं। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का काम संसद का होता है। यानी जो भी विषय इन सूचियों में कहीं नहीं लिखे गए हैं, जैसे साइबर क्राइम से संबंधित जो विषय है वो किसी भी सूची में नहीं लिखा गया है, तो साइबर क्राइम पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएंगी। यानी संसद किस पर कानून बनाएगी? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाएगी। अवशिष्ट का मतलब जो कहीं नहीं लिखे गए हैं, छूट गए हैं, उन पर कानून संसद बनाएगी। तो राज्य सूची में 97 विषय लिखे गए हैं, संघ सूची में 97 विषय लिखे गए हैं, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 47 विषय थे। ये मूल संविधान में दिए हुए हैं। यहाँ पे 97 विषय हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने हैं? बाद में इसमें परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे 66 विषय हैं। संघ सूची में मूल रूप से 47 विषय हैं। बाद में कुछ विषयों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया। तो समवर्ती सूची की वर्तमान में 52 विषय हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 61 विषय हो गए। तो अब हमें ये पता चल गया कि संसद विधि निर्माण करेगी। तो संसद कौन कौन से विषयों पर विधि निर्माण करेगी? संसद इन विषयों पर विधि का निर्माण करेगी, संघ सूची के, समवर्ती सूची के और अवशिष्ट विषयों पर। तो ये बात तो हो गई कि संसद को विधि निर्माण करना है, इन इन विषयों पर करना है। अब हम जानेंगे विधि का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखो विधि का निर्माण कैसे होता है। तो विधि निर्माण की ये प्रक्रिया समझेंगे हम। अच्छा, विधि का निर्माण तो संसद में होना चाहिए। संसद के किसी सदस्य के द्वारा विधि निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। संसद का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। हमने जब सरकार के अंगों की बात की थी तो हमने एक अंग कार्यपालिका बताया था, एक व्यवस्थापिका बताया था और एक न्यायपालिका बताया था। तो संसद के लिए हमने कहा था या व्यवस्थापिका के लिए हमने कहा था कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य करती है। विधि का निर्माण संसद ने किया है, उसको लागू कौन करवाएगा? उसको कार्यपालिका लागू करवाएगी। और विवादों का समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधि निर्माण से संबंधित कार्य कहाँ होने चाहिए? संसद से शुरू होने चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे विधि निर्माण का कार्य अनौपचारिक रूप से संसद के बाहर शुरू होता है। होना तो संसद के अंदर से चाहिए,
क्योंकि विधि निर्माण का कार्य है ही संसद का, लेकिन विधि निर्माण का कार्य की शुरुआत संसद के बाहर से होती है। और बाहर से कहाँ होती है भाई? व्यवहारिक रूप में बाहर से ही विधि का निर्माण से संबंधित कार्य शुरू होता है। जो विधेयक आता है, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, यानी विधि निर्माण का जो प्रस्ताव होता है वो संसद के बाहर से आता है। संसद के बाहर से कौन लाता है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद भी होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यानी मंत्रिपरिषद की तो बैठक हो गई नहीं, तो उसकी जगह किसकी बैठकें होती हैं? मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव आता है वो कहाँ आता है? मंत्रिमंडल की बैठक में आता है, जिसकी सबसे पहले हमने चर्चा की थी। तो अनौपचारिक प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती है? मंत्रिमंडल की बैठक से होती है। मंत्रिमंडल की जब भी बैठक होती है तो इस मंत्रिमंडल की बैठक में क्या आता है? एक प्रस्ताव आता है कि अमुक विषय पर हमें विधि का निर्माण करना है। और जब मंत्रिमंडल अनुमति दे देता है कि भाई आपको पर्यावरण से संबंधित कोई विधि का निर्माण करना है, जब मंत्रिमंडल प्रस्ताव पर अनुमति दे देता है कि पर्यावरण से संबंधित कोई विधि बनानी है, तो पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री को ड्राफ्ट बनवाने के लिए कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल से जो प्रस्ताव आता है वो कहाँ जाता है? उस संबंधित मंत्री के पास जाता है। चिकित्सा से संबंधित कोई प्रस्ताव आता है कानून निर्माण करने के लिए, तो चिकित्सा मंत्री के पास चला जाएगा। परिवहन से संबंधित कोई विधि का निर्माण करने का प्रस्ताव आता है तो परिवहन मंत्रालय के पास चला जाएगा। कहने का मतलब है संबंधित मंत्रालय के मंत्री को कह देते हैं कि आप इस पर एक ड्राफ्ट तैयार करवाइए। तो मंत्री क्या करता है? आईएएस अधिकारी को कहता है भाई आप इस प्रस्ताव के बारे में आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए। तो ड्राफ्ट को कौन लिखता है? आईएएस अधिकारी लिखता है। फिर वो लिखने के बाद में मंत्री को देता है और मंत्री फिर उस ड्राफ्ट को कहाँ भेजता है? विधि मंत्रालय के पास भेजता है। कहाँ भेजता है? विधि मंत्रालय या कानून मंत्रालय के पास। कानून मंत्रालय के पास इसलिए भेजता है ताकि जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें किसी पहले बने हुए कानून का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है, वो विधि न्यायालय में तो नहीं विवाद में फंस जाएगी। इसलिए विधि मंत्रालय को पहले ही भेज देते हैं कि भाई आप ये जो कानून बना रहे हैं, हम ये कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है, इसको चेक कर लीजिए, कहीं ये न्यायालय में तो जाकर अटक नहीं जाएगा, इस पर कोई विवाद तो नहीं होगा। तो विधि मंत्रालय जब ओके कर देता है, फिर ये जो मंत्री होता है ये उस प्रस्ताव के बारे में संसदीय कार्य मंत्रालय को पूछता है कि भाई आप बताइए कि इस विधेयक को हम संसद में कब प्रस्तुत करें। तो मंत्री किसको पूछता है? संसदीय कार्य मंत्रालय को। किसको पूछता है? संसदीय कार्य मंत्री को पूछता है कि इस विधेयक को हम कब संसद में प्रस्तुत करें। वो डेट और टाइम पूछता है। तो संसदीय कार्य मंत्री उस डेट और टाइम किससे पूछता है? लोकसभा के स्पीकर को पूछता है। अगर लोकसभा में विधेयक जा रहा है तो लोकसभा के स्पीकर को पूछ लेगा, राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति को पूछ लेगा कि भाई ये हम एक विधेयक लाएंगे, आप तारीख और टाइम हमें बता दो। तो लोकसभा का स्पीकर होगा तो वो फिर लोकसभा के महासचिव को पूछेगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो महासचिव रखता है। तो महासचिव क्या बताएगा? दिनांक बता देगा और समय बता देगा कि भाई फलाने दिनांक को फलाने टाइम पर आप ये विधेयक संसद में प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये फिर मंत्री क्या करता है? मंत्री को जब टाइम पता लग जाता है तो मंत्री फिर क्या करता है? जिस दिनांक को बताया गया है, जिस टाइम को बताया गया है, उस दिनांक को, उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करता है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है सारी, जो अभी हमने बताया कि मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आएगा, फिर मंत्री को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, मंत्री ड्राफ्ट बना के विधि मंत्रालय को भेजेगा, विधि मंत्रालय से क्लियर होने के बाद में ये संसदीय कार्य मंत्रालय को, कार्य मंत्री को भेजेगा ताकि डेट और टाइम का पता लग सके। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है ये सदन के बाहर चलती है। इधर जो अनौपचारिक प्रक्रिया हमने लिखी है ये सारी प्रक्रिया सदन के बाहर ही चलती है। फिर आता है सदन में, जब मंत्री को पता लग जाता है इसको कि भाई फलानी तारीख को फलाने टाइम पर ये विधेयक हमें संसद में प्रस्तुत करना है, तो फिर विधेयक कहाँ आता है? संसद में आता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? आपको समझाने के लिए थी कि कैसे प्रक्रिया आरंभ होती है। असली जो मुद्दा है वो यहाँ पे है अपना। तो मंत्री के द्वारा विधेयक संसद में प्रस्तुत
किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया चलती है संसद के बाहर चलती है, संसद के बाहर चलती है। ठीक है, फिर मामला आता है संसद में। तो संसद में किसी भी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। कोई भी विधेयक संसद में 3 चरणों से गुजरेगा। प्रथम चरण या प्रथम वाचन, द्वितीय चरण बोल सकते हैं, द्वितीय वाचन बोल सकते हैं, या तृतीय वाचन जिसको तीसरा चरण बोलते हैं। कोई भी विधेयक हो, भले ही साधारण विधेयक हो, भले धन विधेयक हो, भले ही संविधान संशोधन विधेयक हो, वित्तीय विधेयक हो, वो इन 3 चरणों से गुजरेगा। तो पहला जो चरण होता है, पहले चरण में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। पहले चरण में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या होता है कि जो विधेयक होता है उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो यहाँ पे विधेयक की बात चली है वो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब सवाल ये है कि संसद में विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? भाई संसद में विधेयक को कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। मंत्री की बात तो हमने यहाँ पे की है, भाई मंत्री तो संसद में विधेयक को प्रस्तुत करेगा ही करेगा। क्या कोई सांसद भी कर सकता है क्या? तो उत्तर है कोई सांसद भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सांसद कौन सा? सत्ता पक्ष का सांसद कर सकता है, या विपक्ष का सांसद भी कर सकता है, या फिर कोई मनोनीत सांसद है वो भी कर सकता है? भाई संसद में विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो सांसद विपक्ष का हो, चाहे वो सांसद सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो सांसद मनोनीत ही क्यों नहीं हो। जो भी व्यक्ति संसद का सदस्य होता है वो संसद में विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। तो इस आधार पर भी विधेयकों को 2 भागों में बांटा गया है। भाई अगर विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना संसद में, अगर मंत्री प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक को क्या बोल देते हैं? सरकारी विधेयक। क्या बोल देते हैं? सरकारी विधेयक बोलते हैं। और अगर कोई सांसद प्रस्तुत करता है, मंत्रियों को छोड़कर जितने भी सारे लोग हैं संसद में वो कौन है? सांसद हैं, संसद के सदस्य हैं। वो अगर किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको निजी विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक बोलते हैं। और किसी भी सांसद के द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है, अब सांसद क्या हो सकता है? भाई सरकार जिस पार्टी की सरकार है उसका भी हो सकता है, विपक्षी दल का भी सांसद हो सकता है, या कोई मनोनीत सांसद भी हो सकता है। सांसद का मतलब सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, या मनोनीत। जो व्यक्ति मंत्री नहीं है उनके अलावा जो भी सांसद विधेयक को प्रस्तुत करेगा वो विधेयक क्या कहलाएगा? निजी विधेयक कहलाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई? सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक क्या होता है। सरकारी विधेयक हमेशा सरकार में जो मंत्री है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। निजी विधेयक मंत्री के अलावा जो भी व्यक्ति प्रस्तुत करेगा वो निजी विधेयक कहलाएगा। तो ये बात हो गई सरकारी और गैर सरकारी विधेयक की। तो यहाँ संसद में विधेयक को कौन प्रस्तुत करेगा, बात समझ में आ गई? कोई भी कर सकता है। हम अभी बात कर रहे हैं भाई मंत्री वाले विधेयक की बात कर रहे हैं, सरकारी विधेयक की बात कर रहे हैं। अगर गैर सरकारी विधेयक है तो भी यही प्रक्रिया होगी, गैर सरकारी विधेयक है तो भी प्रक्रिया यही चलेगी। भाई कोई भी प्रस्तुत करो विधेयक को, सांसद करो या मंत्री करो, सेम ही प्रक्रिया है। हाँ, गैर सरकारी विधेयक के लिए टाइम अलग से डिसाइड किया हुआ है। प्रत्येक शुक्रवार को 2.5 घंटे का समय तय किया हुआ है, उसमें कोई निजी विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला जो वाचन होता है संसद में किसी भी विधेयक पर, संसद में जब विधेयक आता है सबसे पहले तो वो प्रथम वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन में 2 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सदन में विधेयक को पेश करवाया जाता है। पेश करवाने के लिए या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? भाई याद रखो, संसद में या लोकसभा में या राज्यसभा में सदन में जो भी कार्यवाही होती है वो हमेशा स्पीकर की अनुमति से ही की जाएगी। आप चाहे कोई प्रस्ताव लाओ, चाहे कोई संकल्प लाओ,
चाहे कोई विधेयक लाओ, हमेशा किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? लोकसभा है तो लोकसभा के स्पीकर की, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति की। बिना स्पीकर और सभापति की अनुमति कोई काम नहीं होता। आपको बोलना भी है सभापति की अनुमति से। यानी संसद में कोई भी काम होता है, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? लोकसभा के अध्यक्ष की, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति की। तो प्रस्तुतिकरण करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? भाई हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब प्रस्तुत करता है कोई सदस्य तो अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष के द्वारा टाइम पहले ही बताया गया था कि फलाने तारीख को फलाने टाइम पर आपको विधेयक को प्रस्तुत करना है। तो जब प्रस्तुत करता है तो क्या होता है, जब मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करता है तो वो विधेयक का शीर्षक बताता है। प्रस्तुतिकरण में क्या चीज आती है? भाई प्रस्तुतिकरण का मतलब है संसद में विधेयक को पेश करना, और पेश करते समय दो काम करता है। एक तो विधेयक का शीर्षक बताएगा कि भाई हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधेयक पेश कर रहे हैं, और दूसरा क्या बताएगा? उस विधेयक को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। विधेयक का उद्देश्य बताएगा कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधेयक पेश कर रहे हैं तो इस विधेयक का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों ये पेश किया जा रहा है। तो दो चीजें बताएगा, शीर्षक और उद्देश्य। इसके अलावा कोई चर्चा इस चरण में विधेयक पर नहीं होती है। और प्रथम वाचन में दूसरा काम क्या किया जाता है? जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो ये दोनों काम कर देता है। फिर क्या करते हैं? विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित करने का मतलब भाई गजट में प्रकाशित करवा देते हैं। गजट क्या होता है? सरकार का ऑफिशियल पत्र होता है, गजट में प्रकाशित करवा देते हैं। राजपत्र बोल सकते हैं या गजट बोल सकते हैं। राजपत्र का अंग्रेजी में क्या नाम होता है? गजट होता है। तो पहले वाचन में दो काम होते हैं, अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुतिकरण होता है और दूसरा काम होता है राजपत्र में प्रकाशित, यानी सरकार का जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें उस विधेयक प्रकाशित करवा देते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार जो राजपत्र में प्रकाशन से संबंधित बात है, ये विधेयक को प्रस्तुतिकरण करने से पहले ही अध्यक्ष की अनुमति से करवा देते हैं। यानी विधेयक को संसद में लाने से पहले ही कई बार राजपत्र में प्रकाशित करवा देते हैं और वो अध्यक्ष की अनुमति से ही करवाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर पहले ही राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया है विधेयक को तो यहां पर फिर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, स्पीकर से दोबारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुमति कब लेते हैं? जब पहले विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित नहीं करवाया है, तो यहां पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। वही कोई भी काम करेंगे तो वो अध्यक्ष की अनुमति से ही करेंगे और अध्यक्ष अनुमति दे देता है। तो पहली बात ये हो गई, प्रथम चरण की हो गई। प्रथम चरण का मतलब विधेयक का प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में उसको प्रकाशित करवाना। यहाँ पर विधेयक पर चर्चा होती है क्या? चर्चा यहाँ पे नहीं होती। पहले चरण में चर्चा बिल्कुल नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। पहले चरण में सिर्फ शीर्षक और उद्देश्य बताए जाएंगे। ये किसी सदन में विधेयक का प्रथम वाचन है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे वाचन की। दूसरे वाचन में देखो क्या होता है। दूसरे वाचन में विधेयक 2-3 चरणों से गुजरता है। दूसरे चरण में क्या होता है देखो विधेयक पर। दूसरे चरण में एक तो होती है सामान्य बहस की अवस्था। सामान्य बहस होती है विधेयक पर। और दूसरा काम क्या हो सकता है? विधेयक समिति को सौंपा जा सकता है, समिति को सौंप सकते हैं। और तीसरा बात क्या कर सकते हैं? जनता की राय मांग सकते हैं, जनता की राय मांग सकते हैं। जब भी कोई विधेयक संसद में आता है तो जनता की भी उस पर राय मांगते हैं। हाँ, तो जब भी कोई विधेयक प्रथम चरण के बाद में द्वितीय चरण में आता है तो उस पर 3 काम हो सकते हैं। एक तो सामान्य बहस हो सकती है। सामान्य बहस का अर्थ क्या है? जो राजपत्र में विधेयक को प्रकाशित करवाया था ना प्रथम वाचन में, सामान्य बहस में क्या होती है? छपी हुई प्रतियां सांसदों को बांट दी जाती हैं।
भाई ऐसे तो सांसद बहस कैसे करेंगे? सांसद के पास जब कोई कागज होगा, मैटर होगा, उसको पढ़ के ही तो बहस करेंगे। तो इसके लिए छपी हुई प्रतियां सांसदों को वितरित की जाती हैं, वितरित कर देते हैं। और उसके बाद में जो विधेयक होता है, उसके जो सामान्य सिद्धांत और उपबंध होते हैं, उन पर एक सामान्य चर्चा होती है। विधेयक के सिद्धांतों पर और सामान्य जो प्रावधान है, सामान्य प्रावधान पर चर्चा होती है। यानी विस्तृत रूप से चर्चा यहां भी नहीं होती है। जो सामान्य बहस की अवस्था होती है, इसमें सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती है। या फिर क्या कर सकते हैं, समिति को सौंप सकते हैं। जो विधेयक आया है कानून बनने के लिए, वो समिति को दे सकते हैं। समिति को क्यों देंगे? इसका कारण ये है कि सदन की संख्या में ज्यादा लोग होते हैं। लोकसभा है तो 543 लोग बैठे हुए हैं। 543 लोगों के बीच में किसी विधेयक पर चर्चा करने में थोड़ी समस्या आती है। पहली समस्या आती है कि वो विषय विशेषज्ञ नहीं होते। भाई सांसद तो कोई बन सकता है, कोई ठेकेदार बन सकता है, कोई मजदूर बन सकता है, कोई उद्योगपति बन सकता है, तो उनको हर विषय की जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात आती है कि वो दलीय आधार पर बटे हुए होते हैं, इसलिए वो जब भी कोई बात करेंगे तो वो दल के आधार पर ही बात करेंगे। जो वास्तविक बात है, पर्यावरण से संबंधित बात है, उसको हो सकता है वो छुपा जाए। तो इसलिए विधेयकों को समितियों को सौंप देते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की समितियां गठित की जाती हैं। पहले प्रकार की समिति है प्रवर समिति, प्रवर समिति, और दूसरे प्रकार की समिति है संयुक्त समिति, संयुक्त समिति। तो जब विधेयक जिस सदन में है, जिस सदन में विधेयक पर द्वितीय वाचन चल रहा है, अगर उसी सदन के सदस्यों से मिलकर समिति बनती है तो प्रवर समिति होती है, या इसको सिलेक्ट कमेटी भी बोलते हैं। और अगर दोनों सदनों के सदस्य समिति में होंगे तो उस समिति को क्या बोल देंगे? संयुक्त समिति बोलेंगे। ध्यान रखना, प्रवर समिति में एक ही सदन के सदस्य होते हैं, तब तो वो प्रवर समिति कहलाएगी। और जब दोनों सदनों के सदस्य होंगे, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी, उस समिति को अगर विधेयक को विचार विमर्श करने के लिए सौंप देते हैं तो वो कहलाती है संयुक्त समिति। समिति को इसलिए सौंपते हैं क्योंकि समितियां तो वर्ष भर काम कर सकती हैं। समितियों में लोगों की संख्या कम हो सकती है, भाई 15 लोग होते हैं या 20 होते हैं, 11 हो सकते हैं। और समितियों में विषय विशेषज्ञों को भी वो आमंत्रित कर लेते हैं, और समिति में संख्या कम होती है, इसके कारण वो दलीय आधार पर भी बटे हुए नहीं होती हैं। भाई संसद के तो 3 सत्र होते हैं साल में, 2-2 महीने के, और समिति तो पूरे वर्ष भर काम कर सकती है। इसलिए समिति उस विधेयक की विस्तृत रूप से समीक्षा कर सकती है। जो काम संसद के सारे सदस्य मिलकर नहीं कर सकते, वो काम संसद की ये समितियां कर सकती हैं। समितियों के पास टाइम बहुत रहता है और एक एक चीज पर वो समीक्षा कर सकती हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। तो समितियों को सौंप दिया जाता है, या फिर जनता की राय के लिए अखबारों में निकाल देते हैं। अखबार में निकाल देते हैं कि फलाना फलाना विधेयक बन रहा है, इस पर आप अपने सुझाव भेज दीजिए। तो जनता ईमेल के माध्यम से, अपने कागज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से वहां पे सुझाव भेजती है। तो अब हमारे पास क्या चीज आ गई? एक तो समितियों की रिपोर्ट आ गई और दूसरी जनता की राय आ गई। जनता की राय को व्यवस्थित करने के लिए एक समिति होती है, याचिका समिति। ये याचिका समिति जनता की जो राय आती है ना, अलग अलग बहुत सारे लोग राय भेजते हैं, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जनता की राय को और समितियों की रिपोर्ट को, इन दोनों रिपोर्टों पर फिर चर्चा होती है। तो अब हमारे पास क्या आ गई? एक तो समितियों की रिपोर्ट आ गई और दूसरी जनता की रिपोर्ट आ गई। जनता की रिपोर्ट तो याचिका समिति के माध्यम से आ गई और समितियों की रिपोर्ट आ गई। यानी समितियों ने जो विस्तृत चर्चा की थी उसकी रिपोर्ट आ गई और जनता की राय आ गई। तो जनता की राय और समिति की रिपोर्ट पर फिर क्या होता है? विस्तृत रूप से चर्चा होती है। इन दोनों की रिपोर्ट पर खंडवार चर्चा होती है। यहाँ पर विधेयक पर खंडवार चर्चा होती है। खंडवार चर्चा बोल सकते हैं, जिसपे चर्चा भी होती है और मतदान भी होता है।
विधेयक का जो दूसरा चरण होता है, दूसरा वाचन होता है, इसमें विधेयक पर खंडवार चर्चा होती है और मतदान भी होता है। विधेयक का दूसरा जो चरण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि विधेयक को अंतिम रूप द्वितीय चरण में ही दिया जाता है। द्वितीय चरण में ही संशोधन शामिल किए जाते हैं या संशोधन शामिल नहीं किया जाना है, वो सारा कार्य द्वितीय चरण में ही होता है। तो कहने का मतलब है किसी भी विधेयक को पारित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? द्वितीय वाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि विधेयक को अंतिम रूप द्वितीय वाचन में ही दिया जाता है। द्वितीय वाचन के बाद में विधेयक में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। विधेयक को अंतिम रूप किस में दिया जाता है? द्वितीय वाचन में दिया जाता है। और द्वितीय वाचन में कैसे देते हैं? उसके प्रत्येक खंड पर चर्चा करते हैं, एक एक धारा पर चर्चा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? खंडवार चर्चा बोलते हैं। और खंडवार चर्चा के दौरान ही क्या करते हैं? अगर कोई संशोधन करना है किसी सदस्य को तो वो संशोधन रखता है, फिर उस संशोधन पर क्या होता है? मतदान होता है। अगर सदन उस पर सहमत है तो वो संशोधन उस विधेयक में जुड़ जाता है, और अगर मतदान में वो संशोधन पारित नहीं होता है तो वो संशोधन विधेयक में नहीं जुड़ेगा। तो कोई भी संशोधन करना होगा, कोई भी परिवर्तन करना होगा, जो विधेयक पेश किया गया है वो सारे काम द्वितीय वाचन में होंगे यहाँ पे खंडवार चर्चा के दौरान। और संशोधन तभी शामिल किए जाएंगे जब मतदान होता है। मतदान में वो संशोधन के पक्ष में लोग वोट देते हैं तो वो संशोधन विधेयक में जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब है अंतिम रूप विधेयक को कहाँ दिया जाता है? यहाँ पे द्वितीय चरण में विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद में विधेयक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें उसके एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर विस्तृत रूप से चर्चा और मतदान होता है। और द्वितीय चरण के बाद में वो विधेयक कहाँ जाएगा? द्वितीय चरण के बाद में वो विधेयक जाएगा तृतीय वाचन में, तृतीय चरण में जाएगा। तृतीय वाचन में सिर्फ एक ही काम होता है। जिस विधेयक को द्वितीय वाचन में अंतिम रूप दिया गया था, फाइनल टच दिया गया था, उसको पारित करवाने पर वोटिंग होती है कि उसको पारित किया जाए या पारित नहीं किया जाए। सिर्फ यही काम होता है। तृतीय चरण में संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है। संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है कि विधेयक को पारित किया जाए या नहीं किया जाए। अगर सामान्य बहुमत से पारित तो तृतीय चरण में क्या होता है? संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है कि विधेयक को पारित करवाना है या पारित नहीं करवाना है। अगर पारित करवाने के पक्ष में वोट पड़ते हैं तो विधेयक पारित हो जाता है उस सदन से, और अगर विपक्ष में वोट पड़ते हैं तो वो विधेयक पारित नहीं होता है। तो संपूर्ण विधेयक पर जो मतदान होता है वो सामान्य बहुमत से होता है। यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया में संशोधन हो, चाहे यहाँ द्वितीय वाचन के दौरान जो भी संशोधन हो, चाहे पूरे विधेयक को पारित करवाने का मामला हो, कौन से बहुमत से पारित होगा? सामान्य बहुमत से। और सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता है? सामान्य बहुमत कह सकते हैं या सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं? उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
भाई उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या होता है? सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं, जैसे सदन में मान लीजिए 280 सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है। 280 का सामान्य बहुमत क्या हो जाएगा? इसमें 2 का भाग देंगे और उसमें फिर 1 जोड़ देंगे। तो 280 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 140 आएगा। 140 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 141 सदस्य। ये उपस्थित और मतदान करने वाले का बहुमत हो गया या सामान्य बहुमत हो गया। सदन में साधारण विधेयक पर जो निर्णय होता है वो हमेशा सामान्य बहुमत से होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। तो समझ गए, अगर 100 सदस्य हैं तो 51 हो गया सामान्य बहुमत, 250 हैं तो 126 हो गया, 300 सदस्य उपस्थित हैं तो 151 हो गया। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि उपस्थित क्या है और मतदान करने वाला क्या है। तो ये इसलिए लिखा गया है कि सदन में जब भी मतदान होता है तो एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है? जो लोकसभा का चेंबर है या राज्यसभा का चेंबर है उसको, उसके दरवाजे बंद कर देते हैं और उसके चारों ओर जो गैलरी होती है, लॉबी होती है, उसको खाली करवा देते हैं। ये मतदान करवाने की एक प्रक्रिया है कि जब भी किसी बात पर, किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में जो सदस्य भाग लेते हैं, जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होते हैं, वही सदस्य मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले सदस्य बाहर घूम रहे हैं, लॉबी में घूम रहे हैं या बाहर मार्केट में गए हुए हैं और सदन में जो ही वोटिंग होती है तो वो सदस्यों को बुला लेते हैं कि भाई आप भी वोट कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। सदन में वोट वही सदस्य कर सकता है जो उस पूरी प्रक्रिया में भाग लेता है, पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होता है। इसलिए कहा गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले। भाई मतदान करने वाले तो जो वोट देने वाले हैं, और उपस्थित कौन? जो पूरी प्रक्रिया के दौरान, यानी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आप सदन में उपस्थित हो तो ही आप वोट दे सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि वोटिंग के समय बाहर से सदस्य आकर वोट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये लिखा गया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो याद रखना, सदन में जो साधारण बहुमत होता है उस पर हमेशा सामान्य बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से कार्य होता है। तो इस बहुमत से फिर क्या होता है? इस बहुमत से संपूर्ण विधेयक को पारित करने या नहीं करने पर क्या होता है? वोटिंग होती है। सामान्य बहुमत से अगर विधेयक के पक्ष में वोटिंग कर दी जाती है तो वो विधेयक उस सदन से पारित माना जाएगा। तो ये किसी सदन में विधेयक पर 3 चरणों की प्रक्रिया है जिसको 3 वाचन बोलते हैं। तो ये पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि विधि का निर्माण कैसे होता है और कैसे इसमें वोटिंग होती है, कितने चरण होते हैं, कौन कौन से चरण में कौन कौन से कार्य होते हैं, किस बहुमत से सदन में कार्य होता है, संशोधन कौन से चरण में किए जा सकते हैं, संशोधन द्वितीय चरण में या द्वितीय वाचन में किए जाते हैं, विधेयक को अंतिम रूप द्वितीय वाचन में दिया जाता है, विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? द्वितीय वाचन का होता है, उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तृतीय वाचन में तो संपूर्ण विधेयक पर वोटिंग होती है कि उसको पारित करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, ये एक सदन की कार्यवाही है। फिर इसी प्रकार की कार्यवाही दूसरे सदन में चलेगी। भाई जैसे ये सारी प्रक्रिया लोकसभा की है तो ये सेम टू सेम प्रक्रिया राज्यसभा में भी चलेगी। राज्यसभा में भी प्रथम वाचन होगा, द्वितीय होगा, तृतीय वाचन होगा। तो दोनों सदनों में अगर विधेयक पारित हो जाता है तो फिर वो विधेयक कहाँ जाता है? दोनों सदनों में पारित होने के बाद में विधेयक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल से आया था विधेयक के रूप में, वो विधेयक कानून बन जाता है। तो जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है कानून के बनने की तारीख होगी। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों सदनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया, वो विधेयक दूसरे सदन में जाता है। अब दूसरे सदन में क्या हो सकता है? दूसरे सदन में जब विधेयक जाता है तो दूसरे सदन में उस विधेयक पर 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है कि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, विधेयक को
विधेयक को अस्वीकृत कर दे। यानी जो पहले सदन के द्वारा विधेयक पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या फिर दूसरा सदन कोई संशोधन उसमें संशोधन करे जिस पर पहला सदन सहमत नहीं हो। संशोधन करे जिस पर पहला सदन सहमत नहीं हो। पहला सदन सहमत नहीं हो। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है दूसरे सदन में कि 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करे। 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करे। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं जब विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद में दूसरे सदन में जाता है। भाई पहली कंडीशन तो हमने आपको ये बताई कि जैसा विधेयक पहले सदन ने पारित किया है वैसा विधेयक दूसरा सदन भी पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास वो चला जाएगा और राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। दूसरी कंडीशन में ये चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें। जब विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। यानी दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, पहली बात। और दूसरी बात है दूसरा सदन कोई संशोधन करे उसमें और उस संशोधन पर पहला सदन सहमत नहीं हो, तो दोनों में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो गया। और तीसरी बात हो गई दूसरा सदन 6 माह तक उस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करे। तो इन कंडीशन को क्या बोलते हैं, गतिरोध की स्थिति बोलते हैं। दोनों सदनों में गतिरोध आ जाता है। तो उस गतिरोध को तोड़ने के लिए, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 108 में फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और उस संयुक्त बैठक में वो विधेयक पारित करवाया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन। संयुक्त बैठक भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, संयुक्त बैठक भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। भारत का राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। और कब बुलाएगा, जब दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए। दोनों सदनों के मध्य गतिरोध क्यों उत्पन्न होगा, इस स्थिति में होगा तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर दोनों सदनों का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या भेज देगा, मैसेज भेज देगा। क्या भेज देगा, संदेश भेज देगा कि भाई आप दोनों संयुक्त बैठक में आ जाओ। और दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जारी करेगा। क्या करेगा, लोक अधिसूचना के माध्यम से संयुक्त बैठक बुलाएगा। अगर सत्र चल रहा है तो संदेश भेज देगा दोनों सदनों को, सत्र चलता है तो। और सत्र अगर नहीं चल रहा है तो लोक अधिसूचना के माध्यम से क्या बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो पहली बात तो संयुक्त बैठक बुलाने की होगी कि कौन बुलाएगा, भारत का राष्ट्रपति। कैसे बुलाएगा, सदन में, दोनों सदन सत्र में है तो संदेश भेज देगा, सत्र में नहीं है तो लोक अधिसूचना के माध्यम से बुलाएगा। संयुक्त बैठक क्यों बुलाएगा, ताकि जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है उस गतिरोध को समाप्त किया जा सके। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है तो कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष कर लेगा। जब भी संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक में जो गतिरोध होता है उस पर निर्णय कैसे करेंगे, सामान्य बहुमत से, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। निर्णय कैसे किया जाएगा, हमेशा सामान्य बहुमत से किया जाएगा। सामान्य बहुमत का मतलब भाई दोनों सदनों की संख्या जैसे मान लीजिए 600 हो गई, 400 सदस्य लोकसभा के हैं, 200 राज्यसभा के आ गए, तो 600 का सामान्य बहुमत क्या हो जाएगा, 600 में 2 का भाग 2 और प्लस 1 जोड़ दो तो
एक हो गया सामान्य बहुमत। तो इस सामान्य बहुमत से संयुक्त बैठक में कार्यवाही होती है। फायदा हमेशा इसमें किसको मिलता है? लोकसभा को मिलता है, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है, दुगुनी है राज्यसभा की। तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा जैसे चाहती है वैसे संयुक्त बैठक में फैसला होता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों से चलती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करता है यहाँ पे? क्योंकि राज्यसभा का सभापति किसी सदन का सदस्य है ही नहीं, इसलिए उसको अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिलता है। अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली है और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में अगर लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा भाई? संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो भी वो संयुक्त बैठक तो होती है। भंग होने की स्थिति में वो संयुक्त बैठक होके ही रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है या नहीं हुई है? अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई हैं। कितनी बार हुई हैं? 3 बार। और तीनों बार संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित किया गया है। पहली बैठक हुई थी 1961 में। 1961 में हुई थी दहेज विरोधी अधिनियम पर। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 1978 में, बैंकिंग विधेयक के संबंध में हुई थी। बैंकिंग विधेयक पर, बैंकिंग सेवा अधिनियम। और तीसरी बैठक हुई थी 2002 में, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम के संबंध में। और तीनों ही बार संयुक्त बैठक में ये तीनों विधेयक पारित करवा लिए गए, यानी जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था उस गतिरोध को संयुक्त बैठक में दूर किया गया था। तो ये संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है जो आजाद भारत में 3 बार संयुक्त बैठकें हुई हैं। तो संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। क्यों बुलाता है? इन 3 कंडीशन में बुलाता है। अब ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के लिए ही होती है। संयुक्त बैठक कभी धन विधेयक के लिए नहीं होती। यानी संयुक्त बैठक किसके लिए नहीं होगी? धन विधेयक के लिए नहीं होगी और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होगी। धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक सिर्फ किसके लिए होती है? साधारण विधेयक के लिए। किसके लिए होती है? साधारण विधेयक के लिए। इसके लिए तो संयुक्त बैठक होगी, इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये क्या है? प्रक्रिया है। जैसे हमने पहले बात की थी ना, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक में प्रक्रिया की बात की, तो ये यहाँ पे प्रक्रिया ही दी हुई है। तो साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होगी, इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो संयुक्त बैठक में जब विधेयक पारित हो जाता है तो भी फिर विधेयक कहाँ जाता है? तो वो विधेयक फिर वहां पे राष्ट्रपति के पास जाता है। भाई संयुक्त बैठक में क्या होता है? गतिरोध टूट जाता है और गतिरोध टूटने के बाद में क्या होता है? विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं जब कोई विधेयक जाता है? तो इसकी हमने चर्चा राष्ट्रपति की शक्तियों में भी की थी, एक बार आपको और बता देते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होता है? राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि अनुमति देता है, अनुमति देता है, या अनुमति रोक लेता है, या फिर क्या करता है? विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 111 में दिए गए हैं। 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि अनुमति देता है। अनुमति देता है तो वो जो विधेयक था यहां से शुरू हुआ था वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है?
अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बोल सकते हैं, विधि बोल सकते हैं, कानून बोल सकते हैं, एक्ट बोल सकते हैं। तो जो ही राष्ट्रपति देता है वो विधेयक क्या बन जाता है? जो विधेयक यहाँ पे आया था वो विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने पर क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। और राष्ट्रपति अनुमति रोक लेता है तो वो विधेयक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो वो संसद में दोबारा आएगा विधेयक। अगर पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो यहाँ पे संसद में आएगा और संसद उसको दोबारा पारित करवाती है और दोबारा पारित करवाने के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति फिर उस पर अनुमति देगा। पुनर्विचार के बाद में कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। अनुमति देने के लिए वो बाध्य है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, पुनर्विचार के लिए भेज देना, इसके लिए कोई संविधान में समय सीमा नहीं दी हुई है कि कितने दिन में अनुमति देगा, कितने दिन में अनुमति रोक देने की घोषणा करेगा, कितने दिन में पुनर्विचार के लिए भेजेगा। कोई समय सीमा नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति कई बार अपने पास पड़ा रखता है उस विधेयक को, न तो अनुमति देता है, न अनुमति रोकने की घोषणा करता है, न पुनर्विचार के लिए भेजता है। वो अपने पास अनिर्णय की स्थिति में वो इस विधेयक को पड़े रखता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जेबी वीटो बोलते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। तो निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। वो कितने भी दिन तक विधेयक को पड़ा रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए जो पुनर्विचार के लिए भेजने की जो शक्ति है ना, वो धन विधेयक के लिए नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसको हम आगे देखेंगे। न संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता, सिर्फ वो सामान्य विधेयक को ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बात हमने और की थी कि प्राइवेट मेंबर बिल होता है, निजी विधेयक होता है। तो क्या भारत में निजी विधेयक भी पारित हुए हैं क्या? अभी तक भारत में 14 निजी विधेयक यानी गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। 70 साल में भारत में सिर्फ 14 गैर सरकारी या निजी विधेयक पारित हुए हैं। इसका मतलब जो मंत्री नहीं है, जो सांसद हैं, उनके द्वारा भी भारत में लगभग 300-400 विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें से 14 विधेयक आज तक पारित हुए हैं। तो निजी विधेयक भी पारित होते रहते हैं। निजी विधेयक के पारित होने की संभावना कम रहती है क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत सदस्य के द्वारा लाए जाते हैं। हो सकता है सरकार उससे सहमत नहीं हो, इसलिए निजी विधेयक कम ही पारित होते हैं। तो एक बात और जो महत्वपूर्ण है, आपने देखी होगी, जो विधेयक होता है उस पर मंत्री के कहीं हस्ताक्षर नहीं होते हैं। सिर्फ हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। तो राष्ट्रपति तो वैसे छूट गया। और मंत्री के कहीं हस्ताक्षर नहीं होते, इसलिए मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मंत्री की हस्ताक्षर नहीं होते इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं है, इसलिए भारत में कोई भी मंत्री और राष्ट्रपति किसी कार्य के लिए जिम्मेदार ही नहीं है।